1817 में स्कॉटलैंड के जो निवासी थे, जेम्स मिल, ठीक है ना, वो अर्थशास्त्री थे, जेम्स मिल। उन्होंने अपने इतिहास को, अंग्रेज़ों के इतिहास को लिखते हुए उन्होंने एक किताब लिखी थी, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी इंडिया और ब्रिटिश का जो इतिहास है उन्होंने लिखा था। उस किताब का नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये वो किताब है। इस किताब के आधार पर उन्होंने जो किताब है ये इतनी मोटी थी कि उन्होंने है ना इस किताब को 3 कालखंडों में बांट दिया, ठीक है ना। अब वो 3 कालखंड कैसे थे, ये देख लेते हैं। सबसे पहला था मुस्लिम, दूसरा था हिंदू, और तीसरा था ब्रिटिश, ठीक है। इन 3 कालखंडों के आधार पर उन्होंने है ना अपने इस बुक को बांट दिया। लेकिन क्योंकि है ना जेम्स मिल ने अपने पूरे इतिहास में सिर्फ ज़्यादातर अंग्रेज़ों के बारे में बताया, अंग्रेज़ों के बारे में इसलिए बताया क्योंकि उसका ये मानना था कि जो भारतीय हैं, अंग्रेज़ों के आने से पहले ये भारतीय पूरी तरीके से धार्मिक थे, और इसी के साथ अंधविश्वासी थे। अंधविश्वासी होने के साथ साथ उन्होंने है ना कई चीज़ों में उनका जो विश्वास था वो काफ़ी ज़्यादा कुछ बहुत हद तक गलत था, ठीक है ना। जो आज के टाइम पे अपन देखते हैं काला जादू वगैरह, ये सब जादू वगैरह जो होते रहते हैं, जो अपने भारत में ही होते हैं, ठीक है ना। इसी के ऐसे ही पहले के जो लोग हुआ करते थे वो इतिहास में, यानी कि अपने अतीत में वो ऐसे कई सारी चीज़ें किया करते थे, जैसे जादू टोना हुआ, और भी कई सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो जेम्स मिल का ये मानना था कि ये बहुत ही तरीके से असभ्य हैं, बिल्कुल नीचे लोग रह रहे हैं, मट्टी में रह रहे हैं, मट्टी में घूम रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कि उनके जो हम जो भारतीय हैं अपन लोग, वो जेम्स मिल के सामने असभ्य थे। तो वो ये चाहते थे कि ये ना जो अंग्रेज हैं, जो छोटे मोटे हिस्से पे, यानी थोड़े बहुत से हिस्से पे भारत पे कब्जा करे बैठे हैं, वो पूरे भारत पर कब्जा कर लें, ठीक है ना। क्योंकि पूरे भारत पर कब्जा करने के बाद वो ये चाहते थे कि है ना अगर ये पूरे भारत पे कब्जा कर लेंगे, यानी कि जैसे ये भारत है, अगर वो इस पूरे भारत पर कब्जा कर लेते हैं तो इस पूरे भारत पर तो वो इस पूरे भारत पर क्या कर सकते हैं, इसे सभ्य बना सकते हैं, इसे रहने लायक बना सकते हैं। यानी कि यहाँ पे उन्होंने यहाँ तक की भी कह दिया कि अगर ये पूरे भारत पे कब्जा कर लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पर कई सारी संस्थाएं खोली जाएं, और संस्थाएं खोलने के बाद वहाँ पर उन लोगों को है ना कई सारी सुविधाएं दी जाएं, पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, और उनकी जो छोटी छोटी जो झोपड़ियाँ हैं उनको हटाकर है ना बड़े बड़े मकान भी बनाए जाएं। मिल की ये धारणा थी कि बिना अंग्रेजों की सहायता के हम हिंदू किसी भी तरीके से प्रगति के और नहीं बढ़ सकते। हम इतने सभ्य हैं ही नहीं कि है ना हम आगे बढ़ सकें। इसीलिए उन्होंने ये सुझाव दिया था कि तुम ब्रिटिशों को कि है ना तुम जाकर यहाँ पे कब्जा करो और इन सभी लोगों को है ना सभ्य बनाओ। जो पश्चिमी सभ्यता थी, पश्चिमी सभ्यता के दौरान अब क्या था कि अब वो सभ्यता वो मानते थे कि कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, रहन सहन अच्छा है, वहाँ के लोगों का कल्चर अच्छा है, ठीक है ना। बट हमारे जो इतिहासकार थे, हमारे इतिहासकारों ने बोलते हैं ना कि किसी ना किसी चीज़ का चिन्ह तो रह ही जाता है। अगर हम इस बोर्ड पर भी कुछ ना कुछ लिख दें और उसके बाद अगर उसे कुछ टाइम के बाद उसे मिटा दें तो वहाँ पर भी कुछ चिन्ह रह जाते हैं। तो ऐसे ही है ना, भले ही अंग्रेज चले जाएं लेकिन उनकी अपनी एक छाप थी जो वो यहाँ छोड़ गए हैं, ठीक है ना। तो क्या था कि जब अपने जो इंडियन से इतिहासकार थे, यानी कि भारत के जो इतिहासकार थे, जब वो अपना इतिहास लिखने जा रहे थे तो उन्होंने भी अपने इतिहास को 3 कालखंडों में बांट दिया था, ठीक है ना। अब वो 3 कालखंड कौन से थे? पहला था, देखो 3 कालखंड अलग अलग तरीके के थे, ठीक है ना। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ठीक है ना। जो आधुनिक काल है, ये 3 कालखंडों ने बताए थे, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। आधुनिक तो नाम सुनते ही समझ में आ रहा है कि आधुनिक यानी कि है ना साइंस की बात आ रही है भाई। तो साइंस को लेकर चलते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि इस आधुनिक काल में साइंस से रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा ही हुआ करती थी, यानी कि प्रगति के दौर पे हुआ करती थी, ठीक है ना। तो आधुनिक, देखो प्राचीन सबसे प्राचीन यानी कि शुरुआती हो रही है, आधुनिक यानी बीच में जहाँ पे है ना कई सारी चीज़ें साइंस की आ रही हैं, और मध्यकालीन,
यानी कि है ना कुछ बीच में जो छोटे मोटे बीच में आ जाते हैं ना, वो इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं, प्रगति की प्रोसेस चल रही होती है अभी तक। ठीक है ना, इस तरीके से तीन कालखंड बांटे गए थे। लेकिन ये सोच भी अपने भारतीयों के पास कहाँ से आई थी, वो भी पश्चिम सभ्यता की थी। ठीक है ना, क्योंकि क्या था कि कई सारे जब शासन काल अपना, अगर 300 साल तक अपने ऊपर अगर कोई शासन करता है, 300 साल तक अगर कोई अपने ऊपर शासन करे, तो जाहिर सी बात है अपनी पीढ़ियां तो है ना उस पर उसी के सोच, मतलब सोच में रहेंगी कि हमारे परदादा ऐसे रहते थे, हमारे दादा ऐसे रहते थे, हमारे मम्मी पापा ऐसे रहते हैं, तो हम भी ऐसे रहेंगे, या हम थोड़ा सा सुधर जाएंगे, चलो ठीक है। अब यहाँ से अगर गिरते चलेगा तो वो थोड़ा सा सुधर गया तो सीधी हो जाएगी लाइन। ठीक है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि जहाँ से वो एक ही उठ के सीधा सा ऊपर आ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है ना, हर चीज़ में। अब 300 सालों में वो इतना नीचे गिर गए हैं अपन, क्योंकि क्या था कि जब अंग्रेजों ने अपने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया, तो ना कोई प्रगति हुई, ना ही कोई विकास हुआ, ना ही कोई सभ्य बना। ठीक है ना, बस वो लोग है ना शोषण करते रहे, शोषण करते रहे, और हमारा शोषण होता रहा, हम शांति से बस देखते रहे। ठीक है ना। और यही नहीं, अब जो शोषण जो हो रहा था इसमें जो प्रगति नहीं हो पा रही हमारी, बल्कि उल्टा हमारा घटाव होता चला गया, यानी कि नुकसान ही होता चला गया। तो इस युग को इतिहासकार बोलते हैं औपनिवेशिक युग। ठीक है ना, इस युग को औपनिवेशिक युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस युग में ना ही हमारी कोई उन्नति हुई, ना ही हमें कुछ सीखने को मिला, बस हमारा शोषण ही होता चला गया। ठीक है ना। और जो औपनिवेशी होता है, औपनिवेशीकरण में क्या होता है कि हमारे मतलब किसी के भी, जब कोई एक देश दूसरे देश पर राज करता है, जब कोई एक देश, यानी कि मान लेते हैं कि भारत ने है ना पाकिस्तान पर राज कर लिया, तो ठीक है ना, भारत जब पाकिस्तान पर राज करेगा, तो क्या होगा कि उसके उस पर जो शासन हो रहा है, तो उसकी वजह से है ना वहाँ की जो संस्कृति है, धर्म है, और वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, संस्कृति है, तो उन सब में जो परिवर्तन जो आएगा, उस परिवर्तन को आने के बाद उसकी जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं औपनिवेशीकरण। ठीक है ना। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट हो या कोई नई चीज़ के बारे में जानना हो, इतिहास के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे लिख दें। थैंक यू।